वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 12 क्लास में सभी सब्जेक्ट के मॉडल सेट जा चुके थे। सिर्फ एक ही सेट बचा हुआ था केमिस्ट्री का, तो वो भी हम आज सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सेट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ है महबूब सर, जो हमारा हमारा हेल्प करेंगे, यानी अपने सेक्शन को ये सॉल्व करेंगे और हम अपने सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। अगर सॉल्व कर चुके हैं तब भी देखें, उसको फॉरवर्ड करके देखें, मतलब स्पीड को बढ़ा लें, क्योंकि इस वीडियो में हम इस ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ साथ में गाइड भी करते चलेंगे क्वेश्चन को, कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसके जगह पर क्या आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लाते हैं। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन दिख गया होगा। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन नजर आ रहा है। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आ रहा है। ये कोई इस तरह के क्वेश्चन हर साल इंपॉर्टेंट होते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी बीसीसी यूनिट सेल ऑफ अ मोनोएटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू कितना होगा? 1 2 3 4। तो आइए बच्चों, इसका सॉल्यूशन कैसे जानते हैं? तो क्लियर कट एक आइडिया आप मन में बना लीजिए। बीसीसी के लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्या मन में बना लीजिए कि इसमें पार्टिकल चेक कीजिए कि आखिर बीसीसी के केस में कहां कहां हो सकता है। तो बीसीसी के केस में पार्टिकल कहां पर नजर आने वाले हैं? एक तो कॉर्नर पर नजर आने वाले हैं बच्चों, कॉर्नर्स पर नजर आने वाले हैं। और दूसरा कहां नजर आ रहा है? बॉडी पर नजर आने वाले हैं। बोलिए हाँ या ना। एक जब आप क्यूब बनाते हैं, सामने एक क्यूब बना ही देते हैं हम, एक सामने क्यूब बना ही देते हैं, एक सामने क्यूब बना ही देते हैं। देखिएगा जरा, यही एक क्यूब है बच्चों। तो आप देख लीजिए इसमें पार्टिकल कॉर्नर्स कितने हैं, तो दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर हैं। तो देखिए कैसे नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं हम लोग, कैसे नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। तो कॉर्नर टोटल कितना है? 8 है। और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन पूरे क्यूब में कितना होगा? तो 1/8 प्लस प्लस बॉडी सेंटर कितना, पार्टिकल बॉडी पर कितना रहता है? 1, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। अब इसी को जोड़ देते हैं तो 8 8 कट जाएगा, तो 1 + 1 + 1 यानी 2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बच्चों इसके साथ साथ बच्चों हम लोग इसमें दो और याद रखेंगे। ये तो बीसीसी का हो गया, इससे पहले एक और कौन होता है? सिंपल क्यूबिक, एससीसी को भी याद रखेंगे। एससीसी में क्या होता है? सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? कैसे नंबर ऑफ एटम निकालेंगे बच्चों? तो सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर पर रहते हैं, पार्टिकल जो है वो सिर्फ कॉर्नर पर रहते हैं। तो टोटल कॉर्नर 8 है, 8 × 1/8 यानी 8 8 कैंसिल हो गया। अगर क्वेश्चन में, इसका तो जवाब हम दे चुके हैं, अगर क्वेश्चन में एससीसी के लिए पूछता है तो आप आंसर 1 मारिएगा। और एक कौन बच गया? एफसीसी, उसको भी देख लेते हैं बच्चों। एफसीसी, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि बीसीसी पूछा, एग्जाम में जस्ट उसके अगल बगल का क्वेश्चन पूछता है। तो एफसीसी का अगर पूछ दे तो इसमें नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? तो एफसीसी पहले तो कॉर्नर पर, टोटल कॉर्नर 8 इंटू कंट्रीब्यूशन कितना है कॉर्नर का? 1/8। बोलो हाँ या ना। प्लस एफसीसी मतलब फेस पर, टोटल फेस कितना है? क्यूब देखे हो 6 फेस होता है। देखो, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, 1 2 3 4, आगे पीछे और एक आगे 6। अब किसी घर में दीवार को देखो तो एक वॉल है, तो कितना कनेक्ट होता है? बगल वाला रूम भी कनेक्ट होता है। तो वही कहना चाहते हैं कि फेस सेंटर्ड में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? टोटल फेस 6 है, अब एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2। तो यहां से कैंसिल करेंगे तो 3, ये 8 8 कैंसिल हो गया बच्चों। तो 1 प्लस यहां से कितना बचा? 3 यानी 4। यानी याद रखिएगा कि सिंपल क्यूबिक होगा तो 1, शॉर्ट में अगर समझना चाहे तो सिंपल क्यूबिक को एस लिख दे रहे हैं, बीसीसी को बी लिख दे रहे हैं, और एफसीसी को एफ लिख दे रहे हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए 1
बीसीसी के लिए 2 और इसके लिए 4, यानी 1 2 का 4। और इस तरह के क्वेश्चन कंफर्म आते हैं बच्चों, याद कर लीजिएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं, ये भी सॉलिड स्टेट से है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसको पहले हम मिटा लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्फीयर इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी इन 3 डायमेंशन। चलिए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए डायरेक्ट याद रखा कीजिए इस तरह के प्रॉब्लम को। तो फॉर्मूला तो जानते हैं कि ऊपर वॉल्यूम का एटम और नीचे, इसका निकालने का तरीका क्या है, ऊपर एटम का वॉल्यूम और नीचे यूनिट सेल का वॉल्यूम। लेकिन उसमें इतना कैलकुलेशन है बच्चों कि उसको याद रखना ही बेटर होता है। तो सीसीपी के लिए कितना होता है, 74% होता है, याद रखिएगा। पैकिंग इफिशियंसी भी इसको बोलते हैं, पीसी, पैकिंग इफिशियंसी 74% होता है। और सीसीपी के जैसा ही एक और है, याद रखिएगा आप लोग, एचसीपी, इसका भी जो है बच्चों वो 74% ही होता है। ओके, एक और अगर याद रखना है तो याद रखिएगा किसका, बीसीसी में पैकिंग, अगर पैकिंग इफिशियंसी पूछ रहा है तो उसके लिए होता है बच्चों 68%। प्लीज बच्चों जारी रहिएगा वीडियो के साथ, सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव ये नहीं सॉल्व कर, इसका आंसर तो आ गया 74%। और एचसीपी का भी क्या है, तब भी 74%। बीसीसी में क्या है पैकिंग इफिशियंसी, तो 68% बताइएगा। और अगर सिंपल क्यूबिक में पूछता है, सिंपल क्यूबिक में पूछता है तो इसका याद रखिएगा 52.4%, 52.4%। देख रहे हैं कि सारा का सारा ऑप्शन है, नहीं 52.4 भी आया है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है, सीसीपी के लिए कहे या एचसीपी के लिए कहे तो आपका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर का है। क्या कह रहा है कि मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी का सबसे बेसिक फार्मूला क्या है बच्चों, मोलरिटी का सबसे बेसिक फार्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, तो W/M करते हैं बच्चों, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब आइए क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH। तो ये 40 ग्राम क्या है, W, यानी यहाँ 40 बैठा दिए। मोलर मास कैसे निकालेंगे NaOH का, तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, यानी ऐड करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 हो जाएगा तो यहाँ भी हम 40 बैठा दिए। वॉल्यूम इन लीटर कितना हो दिया हुआ है, तो यहाँ कभी कभी ml में कर सकता है। तो अगर ml में करे, अगर ml में करे, लीजिए इसके बाद, अगर ml में करे, अगर ml में कहे तो सिर्फ ऊपर 1000 से गुना कर दीजिएगा, तो 40 कैंसिल हो गया, यानी 1/2। और 1/2 का मतलब 0.5, क्या यूनिट क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर या कैपिटल M, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जरा सामने देखिए, ये यहाँ लिखने में मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्या है, Ni2 प्लस से Ni दिया गया है -0.25, ओके। और दूसरा सेकेंड दिया हुआ Cu2 प्लस से Cu दिया गया है बच्चों कितना, +0.34 वोल्ट। इसके लिए सिंपल सा टेक्निक बताए थे, किताब से हट के बताए थे। आयन से मेटल की ओर जा रहा है, आयन से मेटल की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, आयन से मेटल जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी रिडक्शन। यानी ये क्या दिया हुआ है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ भी सेम, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है।
तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला काम करना है एनोड और कैथोड डिसाइड करना। तो देखिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो वो क्या होगा, रिडक्शन कहाँ होता है, रेड कैथोड पर। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका कैथोड बनेगा। इन दोनों में वैल्यू नीचे वाला ज्यादा है, इसीलिए इसका बच्चों कैथोड बनेगा, और ऊपर वाले का क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा बच्चों। और फार्मूला बताए हैं आपको इनॉट सेल निकालने का, इनॉट सेल बराबर फार्मूला बताए हैं इनॉट ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है कहां पर, एनोड पर, प्लस इनॉट आरपी कहां पर लेना है, कैथोड पर। तो देखिए आरपी जो है इनॉट आरपी कैथोड वाला ये तो ठीक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और हमको यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाना है। इसके लिए क्या उपाय बताया है, जस्ट साइन को रिवर्स कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 0.25, साइन चेंज कर दिए, माइनस था यहाँ साइन चेंज कर दिए, तो प्लस 0.34। अब इसको सिंपली ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 549 और 325 यानी 0.59 वोल्ट, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आइए, तो ये महबूब सर का सेक्शन है, वही डील करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कैटलिस्ट यूज इन हैबर प्रोसेस। देखिए 4 कैटलिस्ट ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। हैबर प्रोसेस क्या होता है, रिएक्शन करता है आपका H2 और साथ में N2 रिएक्शन करके बनाता है NH3, जो कि कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं Fe, और साथ में हम लोग स्मॉल अमाउंट में यूज करेंगे, स्मॉल अमाउंट में हम लोग यूज करेंगे K2O, Fe के साथ K2O यूज करते हैं या तो Al2O3। ठीक है, यह हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आपका ओस्टोवाल प्रोसेस हो, ओस्टोवाल प्रोसेस में एक स्टेप होता है NH3 और वो रिएक्शन करेगा आपका O2 से, तो आपका बना देता है NO। इसमें हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट की तरह PT। उसी तरह से इसमें भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग अलग तरीका से बनाएगा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक है, उसमें एक स्टेप होता है जो कि इम्पोर्टेंट स्टेप है SO2, और रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और रिएक्शन करके आपका प्रोडक्ट बनाता है SO3, जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस का मेन प्रोडक्ट यही है, ये वाला। और यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में V2O5, जैसे कि ऑप्शन नंबर देखिए आपका 3 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कराएंगे, अगर कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलता तो आपका आंसर कौन होता है, सी होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ओर ऑफ आयरन। आयरन का ओर कौन है, तो ऑप्शन में है हेमेटाइट, कैसिट्राइट, डोलामाइट, बॉक्साइट। तो पहले तो फार्मूला इसका लिख लीजिए। हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3, कैसिट्राइट का फार्मूला होता है SnO2, डोलामाइट का फार्मूला होता है CaCO3.MgCO3, और बॉक्साइट का Al2O3.2H2O। बॉक्साइट का आपका ऐसे भी दे सकता है Al2O3.XH2O, लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो ये फार्मूला होगा .2H2O, Al2O3.2H2O। तो यहाँ पर आयरन का ओर पूछ रहा है ना, तो आयरन का ओर कौन है, हेमेटाइट है, तो ये आंसर हो जाएगा। एक आप लोग यहाँ पर याद रख लेना, मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, मैग्नेटाइट भी पूछ सकता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस तरह से भी बन सकता है, और बहुत सारा इससे क्वेश्चन आपका तैयार हो सकता है। जैसे कि आप लोग जितना भी ओर का नाम है वो आप लोग याद रख लेना। जैसे कि क्वेश्चन है ये बोले कि सीना बार किसका ओर है,
सीना भार आपका और होता है Hg का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन कि द रोल ऑफ कैटेलिस्ट टू चेंज, क्या चेंज करता है बच्चों, क्या चेंज करता है बच्चों। याद होगा आपको, एक इस तरह का हम ग्राफ आपको बताए थे कि क्या चेंज करता है। जैसे आपको बना के दिखाते हैं कि कोई अगर कैटालिस्ट है, सॉरी कोई भी एक रिएक्टेंट है, सपोज करो यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ सपोज करो उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी बताए थे कि ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहाँ किसी रिएक्शन को अगर सपोज करो कोई रिएक्शन है, तो यहाँ इस एनर्जी के पास आना होगा, उसको इस एनर्जी के पास आना होगा इसको। सपोज करो एक रिएक्टेंट, यही समझ जाना बात को, यहाँ पर था, समझ गए। ये समझो कि अब्सेंस ऑफ कैटेलिस्ट, अब्सेंस ऑफ कैटेलिस्ट सपोज करो बनाए हैं। अब ध्यान से देखिए क्या बताए, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आओगे तो ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ से यहाँ उस रिएक्टेंट का इंटरनल एनर्जी IE है, और ये जो एनर्जी बचा, ये जो देख रहे हो यहाँ से यहाँ, ये ऊपर से देखो, ये यहाँ से यहाँ जो देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, EA, एक्टिवेशन एनर्जी। अब कैटालिस्ट डालते ही तो आप बिना कैटालिस्ट के, अब कैटालिस्ट डालते हैं तो करता क्या है, तो ये जो आप पाथ देख रहे हैं इसी को कम करता है, इस एनर्जी को कम करता है। अभी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बदलने के लिए यहाँ जाना पड़ रहा है, लेकिन अगर कैटालिस्ट डालते हैं बच्चों, तो ये देखिए ये ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाएगा। मतलब अब जो नया एक्टिवेशन एनर्जी बना, यहाँ से देखो यहाँ बना, यहाँ से यहाँ, ये कब हुआ, परजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, परजेंस ऑफ कैटालिस्ट यहाँ पर बना। यानी क्या देख रहे हैं कि कैटालिस्ट क्या करता है, किसको चेंज करता है। तो ध्यान दीजिए बाबू, EA इसी को कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो बच्चा को पता होगा इसका आंसर। कौन इसमें से टेम्परेचर डिपेंडेंट है बच्चों, सब का फार्मूला आपको फटाफट, हम देखो आंसर नहीं मार रहे हैं, फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला मोल बटा नीचे वॉल्यूम इन लीटर। मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू ऊपर मोल, लेकिन नीचे क्या होता है, W सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है नीचे। ये आ जाइए, नॉर्मलिटी क्या था, कैपिटल M, ये क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, और फॉर्मेलिटी भी क्या होता है, जस्ट लाइक मोलरिटी होता है, बस यहाँ पर सिर्फ आयन लेते हैं हम लोग। तो देखिए तो बाबू, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है, ऐसे कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम होता है। तो देखिए इसमें भी वॉल्यूम है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इसमें देखिए मास है, तो ये डिपेंड, क्या किए हैं यहाँ पर, क्या किए हैं, फॉर्मेलिटी मोलरिटी के जैसा होता है, ना कि मोलरिटी के जैसा। तो मोलरिटी, इसमें देखिए मास है, वॉल्यूम कहीं भी नहीं है, अब वॉल्यूम कहीं भी नहीं है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पूछा है हमसे, इसलिए ये भी गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। क्या है क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। इससे तो भर के क्वेश्चन आते हैं। अभी मोलर कंडक्टिविटी कहा, कभी कंडक्टिविटी कह देता है, कभी कंडक्टेंस कह देता है। तो बाबू मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला आपको क्या बताएं,
लेमडा एम बराबर होता है, लेमडा एम बराबर होता है K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, यही होता है। यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ऑन डाइल्यूशन, सब कोई ध्यान से देखिएगा क्योंकि बताएंगे एक लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। ऑन डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूशन करते हैं तो याद कीजिए कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चों। पहले कंसंट्रेशन की बात करते हैं, मोलरिटी को C भी कह सकते हैं, मोलरिटी को और लिख के C भी कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन किए हैं तो कंसंट्रेशन क्या होगा, यानी C क्या होगा। C कंडक्टेंस नहीं लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, तो बताइएगा जरा कंसंट्रेशन क्या होगा। डाइल्यूशन पानी मिलाए हैं तो कंसंट्रेशन जाहिर सी बात है घटेगा, ओके। और डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी घटता है, आपको पता होगा, ये भी घटता है। तो आप जरा देखिए, नीचे वाला घटेगा तो लेमडा एम बढ़ेगा, ये तो बात तय है, लेकिन ऊपरहू वाला उसी समय घट रहा है तो ये बढ़ने ना लगेगा। तो याद होगा आपको हम बताए थे कि मोलरिटी ये जो है वो डोमिनेट कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है, इसीलिए कहानी जो है वो एम के हिसाब से यानी सी के हिसाब से चलेगा, यानी नीचे वाला घट रहा है तो ऊपर वाला बढ़ेगा, लेमडा एम बढ़ेगा। और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी पूछता है तो ये भी बढ़ेगा। यानी क्या करा कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कब इंक्रीज करेगा, तो बच्चों डाइल्यूशन करने से बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसी पर क्वेश्चन बता दे रहे हैं, लिख के नहीं बता रहे हैं लेकिन बोल दे रहे हैं। अब जैसे मोलर कंडक्टिविटी ना पूछ के कंडक्टिविटी तुमसे पूछ दे एग्जाम में, थोड़ा सा चेंज करेगा। तो आप सामने देखिए कंडक्टिविटी का मामला क्या बता रहे हैं कि डाइल्यूशन कीजिएगा तो पर ml सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन कम हो जाएगा, यानी डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है, कंडक्टिविटी घटता है और कंडक्टेंस फिर से बढ़ता है। बोलो हाँ या ना, कंडक्टेंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी घटता है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन महबूब सर के सेक्शन से है, नेक्स्ट क्वेश्चन महबूब सर के सेक्शन से है, तो वो आपको करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो N2O5 का तो पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखना होगा। तो N2O5 है ना, अगर इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन रहता तो दोनों पर बराबर बराबर दे देते, लेकिन यहाँ पर ऑड नंबर है तो दोनों नाइट्रोजन पर एक शेयरिंग करेगा। तो इस तरह से आपका अरेंज होता है। इस तरह से तो कोवैलेंसी जितना आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है उतना ही उतना ही कोवैलेंसी होगा। तो 1 2 3 4 कोवैलेंसी, इस स्ट्रक्चर को कोवैलेंसी कितना होगा, कोवैलेंसी आपका 4 हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर आपका ऐसे भी बना सकते हो, NO डबल बॉन्ड, यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो इस पर पॉजिटिव देना होगा और इस पर आपका नेगेटिव आ जाएगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड दीजिएगा तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव आ जाएगा। तो कोवैलेंसी पूछ रहा है तो आपका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4। सेम स्ट्रक्चर है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। हाँ, कलर्ड कंपाउंड कौन होगा, इसमें दिए गए में कलर्ड कंपाउंड कौन होगा। तो देखिए इसका पहले तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 18 तो इसका हो गया, और 3D1 और 4s2 होगा। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो मैग्नीज है, मैग्नीज का आर्गन होगा सेम चीज़, और 3D5 और 4s2 होता है। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सब का कॉन्फ़िगरेशन याद होना जरूरी है, 21 से लेकर 30 तक। आपका डी एंड एफ डी ब्लॉक में भी बहुत यूज है, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें भी यूज है। जिंक है तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये आर्गन सेम चीज़ होगा, 3D10 4s2 होगा।
4s2 और टाइटेनियम है, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 3d2 और 4s2। अब देखिए तो सब अगर पॉजिटिव में लाएंगे स्कैंडियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये भी निकाल दिए, तो आपका क्या बच गया 3d0 और 4s0। अब 0 आ गया तो कंडीशन आप लोग के हम बताए थे, अगर आपका D0 हो या तो D10 हो तो कंपाउंड जो होगा वो क्या होता है कलरलेस। तो ये तो कलरलेस होगा, पूछ रहा है कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। जिंक में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, इस D10 क्या हो जाएगा कलरलेस। और टाइटेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 ये निकाल दिए, 2 ये निकाल दिए, समझ रहे हैं बात को। जो इलेक्ट्रॉन निकाले उसको रेड से हम कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैग्नीज में Mn2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले S में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये वाला पूरा खत्म हो गया। तो बच आपका क्या गया 3d5 मतलब इसका अगर बॉक्स बनाए तो इस तरह से 5 बॉक्स बनता है, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें dd ट्रांजिशन पॉसिबल है। और dd ट्रांजिशन अगर पॉसिबल होगा तो आपका क्या होगा कलर शो करेगा। तो कलर्ड कंपाउंड ही पूछ रहा है, तो तीनों स्कैंडियम जिंक टाइटेनियम आपका क्या होगा कलरलेस होगा। इसमें आपका 3d0 हो रहा है, टाइटेनियम में भी 3d0 हो रहा है और जिंक में 3d10 हो रहा है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि D10 हो या तो D0 हो या तो D10 हो, ठीक है। D0 हो या D10 हो तो आपका क्या हो जाएगा कलरलेस। और D1 से लेकर के अगर D9 तक रहता है तो आपका जो कंपाउंड होता है वो क्या होगा कलर्ड होगा। बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसमें आपका कौन होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। हाँ, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn+2 आयन, और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है कितना 27। तो एटॉमिक नंबर 27 वाला कौन कंपाउंड है, देखिए स्कैंडियम का कितना होता है 21, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25 और मैग्नीज का 25, उसके बाद आयरन है तो इसका 26 होगा। आयरन के बाद आपका कौन होगा कोबाल्ट, हाँ कोबाल्ट का ही होता है 27, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है 3d7 4s2। अब का दिया हुआ है जो 27 एटॉमिक नंबर वाला मेटल है वो आपका +2 में है, +2 में। तो हम लोग को तो पता चल गया कोबाल्ट है 27, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और +2 में दिया हुआ है, तो मतलब +2 यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन को ये निकाल दें तो आपका D कितना बच गया D7 बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे इसको फिल करेंगे, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। अब 5 हो गया, 5 और 2 7। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। तो आप लोग फार्मूला जानते हो, फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फार्मूला आपका फार्मूला आपका ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से इसको डिनोट करते हैं, म्यू =n×n+2 होता है, ठीक है। और इसका यूनिट जरूर याद रखना है bm। अब हम लोग n के जगह पर क्या बैठाएंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो n के जगह पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैठा लेते हैं और इसको सोल्व कर देते हैं। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 मतलब यहाँ 3 होगा, 3 + 2 ब्रैकेट बंद होगा और अंडर रूट ऐसे रहेगा, bm है, ठीक है। इधर अब लिख देते हैं कितना हो जाएगा 3 2 5 5 3 15 √15 और अगर 16 होता तो कितना आता, रूट को हटाते तो 4 आता,
और यहाँ 15 है तो 3.87 BM आता है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका देखिए किसी कंपाउंड का दे देगा नहीं, किसी मेटल आयन का दे देगा आपका ये BM, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दे देगा। अब पूछेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होगा, तो दशमलव के जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में है ना, पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में है उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में है उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितना 8 है, उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। तो इसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर पूछता तो कितना होता? 3 होता। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। हाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन विच फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए सबका ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा। तो सबका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ए यहाँ लिख देते हैं H3PO3 है, H3PO3 है। बी में आपका है क्या H3PO2 है, H3PO2 है। इन दोनों का पहले निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है। जिसका निकालना है उसको x मानेंगे और हाइड्रोजन कितना 3 है तो 3+ और -6 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो x = निकालेंगे तो इन दोनों को उधर ले जाइए, उधर ले जाइएगा तो माइनस वाला काम में आएगा, प्लस में और प्लस वाले माइनस में, तो 6 - 3 बराबर कितना हुआ +3। ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया +3, यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया। अगला का सोल्व करते हैं x - 4, अब ये हाइड्रोजन 3 है तो +3 बराबर 0। x = निकालेंगे तो 4 - 3 बराबर कितना आ गया 1। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका आएगा 1 आ जाएगा। नीचे वाला का निकालते हैं, नीचे वाला का निकालते हैं। देखिए सी में है H3PO4, इसको x मानेंगे और +3। ठीक है। और माइनस ऑक्सीजन पर -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन है तो 8 बराबर 0 होगा। बस सोल्व कर दीजिए। x = 8 - 3 बराबर कितना होगा +5। देखिए तो क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन विच फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आपका कौन हो जाएगा सी। लेकिन हमको ऑप्शन मिल गया, लेकिन इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ठीक है। लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी निकाल लेते हैं हम लोग। इसमें आपका +5 हो रहा है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नीचे वाला का निकाल लेते हैं। डी आपका ये है H4P2O6 है, इसको x मानेंगे तो कितना फॉस्फोरस 2 फॉस्फोरस है तो हम लोग क्या मानेंगे 2x मानेंगे और +4 - 12। ठीक है बराबर 0। समझ गए। अब देखिए तो हमको x = निकालना है तो x के साथ तो 2 लगा हुआ है, यानी कि 2 उधर नहीं जाएगा तो 2x = हम लोग क्या लिखेंगे, इधर गया 12 तो माइनस में था तो पॉजिटिव प्लस में होगा, 12 - 4। अब यहाँ पर हम अगर 2x = क्या लिख सकते हैं 8। x = यहाँ से निकालेंगे तो 8/2 बराबर कितना आया +4। ठीक है। इसका कितना आएगा +4। चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इट इज कॉल्ड। कौन प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब एक्सेस एयर के साथ रिएक्शन ओर को हीट करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब देखिए एक्सेस
एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, जो कि मतलब मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होना चाहिए, तो आपका कौन होता है? रोस्टिंग होता है। ठीक है, रोस्टिंग होता है। कैंसिलेशन में तो क्या करते हैं? अब्सेंस ऑफ एयर करते हैं हम लोग ना, और रोस्टिंग को क्या करते हैं? प्रेजेंस ऑफ एयर। तो देखिए यहाँ सप्लाई ऑफ एयर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका रोस्टिंग ऑप्शन हो जाएगा। और रिडक्शन तो अलग है, रिडक्शन आप कार्बन से कराते हो, स्मेल्टिंग भी कार्बन से कराते हो हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग लिगेंड फॉर्म चिलेट? चिलेट का मतलब क्या होता है? चिलेट मतलब ऐसा लिगेंड जो रिंग बना सके, उसी को क्या बोलेंगे? चिलेट रिंग है, चिलेट लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड है। ठीक है, तो एसीटेट है, तो एसीटेट में आपका रिंग बना सकता है? नहीं बना सकता है। देखो इनमें देखते हैं, अमोनिया NH3, इसमें देखो तो मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट सब लिख देते हैं। ठीक है, एसीटेट आपका क्या है? मोनो एसीटेट मोनोडेंटेट है। और साइनाइड भी Cn माइनस होता है ना, ये भी आपका क्या है? मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट अमोनिया NH3, ये भी आपका क्या है? मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट मोनोडेंटेट का कहने का मतलब क्या कि अगर आपका मेटल है तो इससे अगर अमोनिया अटैच होगा तो क्या रिंग बनाएगा? रिंग नहीं बनाएगा, तो मतलब वो चिलेट लिगेंड नहीं है, चिलेट लिगेंड नहीं है। जैसे अमोनिया अटैच होगा तो देखिए तो कहाँ रिंग बनाया? रिंग उसी में बना सकता है जिसमें आपका 2 डोनर एटम हो, रिंग उसी में बना सकता है जिसमें 2 डोनर एटम हो। तो देखिए ऑक्सीलेटो जो होता है आपका वो रिंग बनाता है। ऑक्सीलेटो का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑक्सीलेटो का स्ट्रक्चर देखिए आपका ये होगा, ऑक्सीलेटो का बना देते हैं। ऑक्सीलेटो का, ऑक्सीलेटो बोलो या तो ऑक्सीलेट भी बोलते हैं। ये CO माइनस O माइनस। मेटल को रखोगे तो आपका क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो देखिए आपका रिंग बना दे रहा है। और जो रिंग बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेट, मतलब चिलेट बना सकता है, चिलेटिंग रिंग बोलते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हम लोग। हाँ, द नंबर ऑफ हैलाइड आयंस इन PT NH3 का होल 3 Cl2 Br और स्क्वायर ब्रैकेट Cl है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें नंबर ऑफ हैलाइड आयन पूछ रहा है, तो आप गलती करने का कहाँ चांस है वो आप लोग को बता दे रहे हैं। आप जितना हैलाइड आयन देखे हो, ये भी तो हैलाइड है, इसको भी मतलब हैलाइड आयन बोल दोगे, तो हैलाइड आयन अगर उसको भी बोले तो आपका हैलाइड आयन कितना होगा? Cl2 मतलब 2 ये हो गया, अब एक ब्रोमीन, एक ये और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो ऑल ओवर कितना हो गया? 4 बोल दीजिएगा, जो कि आपका क्या है? गलत है। ठीक है, तो गलती करने का पूरा चांस है यहाँ, ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें पूछा कि द नंबर ऑफ हैलाइड आयंस इन PT NH3 का होल 3 Cl2 Br स्क्वायर ब्रैकेट 1 Cl, तो ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग टूट के होता है और जो काउंटर आयन होता है वो अलग टूट कर होता है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन है? ये पूरा ना जो ब्रैकेट में बंद है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इसको तोड़ोगे ना तो ये टूटेगा। PT NH3 का होल 3 Cl2 Br और पूरे का ब्रैकेट, और देखिए प्लस में आपका टूटेगा ये वाला Cl। ठीक है, इस पर आपका हो जाएगा क्या? प्लस, और इस पर क्या होगा? माइनस। ठीक ना, तो आपका हैलाइड आयन कितना मिला? सिर्फ 1 मिला, ना कि ये भी निकल जाएगा। ये तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ना, तो ये आपका ब्रेक नहीं होगा। तो हैलाइड, नंबर ऑफ हैलाइड आयन पूछ रहा है, तो आंसर आपका क्या होगा? 1 आंसर होगा, 1 आंसर होगा। अब देखिए इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप जानना चाहोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं।
ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? PT NH3 का होल 3 Cl2Br। देखिए 3 ये है, मोनोडेंटेट है तो 3 काउंट होगा, ये 2 5 और 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और यहाँ Cl था ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको हम लोग x मान लेंगे, x और ये 0 होगा, 0 उनके 3 कर दीजिएगा क्योंकि ये आपका कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। और प्लस ब्रैकेट -2 और ये भी आपका -1 होगा और ये भी आपका -1 काउंट होगा। ठीक है, तो x = निकालेंगे तो -2 -1 -4, तो इधर ये सब जाएगा, बराबर 0 कर दीजिएगा और इधर जाएगा तो आपका कितना आएगा 4। तो आप लोग जानते हो कि PT का जो होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +4। यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इसका +4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और नंबर ऑफ हैलाइड आयंस कितना होगा 1 होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते ही आप लोग इसको तो मैंने एक्सप्लेनेशन करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे ही सोडियम मेटल देखते हैं हमें याद आ जाता है कौन सा रिएक्शन, ऊर्ध्व रिएक्शन। बच्चों ये 2 तरह का रिएक्शन बराबर हम समझाते रहते हैं आप लोगों को कि ये CH3Br है और अगर सोडियम मेटल ले रहे हैं तो ये डबल करके अल्केन देता है इस तरह से। इस रिएक्शन का हम लोग नाम क्या देते हैं, ऊर्ध्व रिएक्शन। और एक और रिएक्शन इसी तरह का बताते हैं, इसमें डबल होता है, इसी तरह का रिएक्शन नाम तो नहीं है उसका, लेकिन अगर इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं तो ये जाकर बीच में ऐड हो जाता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कर लेता है बच्चों, इस तरह से बच्चों। तो ये तो हम एक्स्ट्रा चीज आपको बता दिए, लेकिन अगर सोडियम रहेगा तो जस्ट डबल कर देगा, यानी ये कौन सा रिएक्शन, ऊर्ध्व रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। सामने देखिए अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH का मजा हम लोग खूब लिए हैं। ये अल्कोहलिक KOH है तो बच्चों ये एलिमिनेशन कराता है, बीटा एलिमिनेशन कराता है, बीटा एलिमिनेशन कराता है। और एलिमिनेशन होने से आपको पता है पाई बॉन्ड आता है, यानी अल्कीन का फॉर्मेशन होता है बच्चों। यानी कैसे निकालते थे, इसको एडजेसेंट मानते थे, ये अल्फा ये बीटा, और यहाँ के इसको CH2 कर देते हैं, इसको H कर देते हैं। क्या होता था, ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ से बाहर, तो क्या बन जाएगा देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी क्या नाम है बच्चों इसका, इथीन। यानी ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। हाँ, इस जगह याद रखने वाली क्या बात है कि सेम यही रिएक्शन रहे, CH3 CH2Br। अब वहाँ जो KOH अल्कोहलिक कहा है, इसके जगह पर आपको अगर कह दे कि KOH जो है वो एक्वस दिया हुआ है बच्चों, एक्वस दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, तो यहाँ बच्चों सब्स्टिट्यूशन होगा, Br हटेगा, यानी ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, यानी KBr और हाँ ये प्लस था ना, ये माइनस था, यानी ये K और Br बाहर निकलेगा और ये OH जाके यहाँ ऐड कर देगा, यानी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, एग्जाम में सेट में ये दिया है, पूछ देगा ये। अल्कोहलिक KOH रहेंगे तो अल्कीन बनेगा, एक्वस KOH रहेगा तो अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ब्यूटेन टू ओल। ब्यूटेन मतलब पहले तो आप ब्यूटेन लिख लो बच्चों, ब्यूटेन लिख लो बच्चों, यही ब्यूटेन है, ठीक है। और 2 पर ओल, तो काउंटिंग किधर से भी कर दो, इधर से करोगे अगर तो 1 2 3 4, इधर से करोगे तो 2 पर OH बैठाने के लिए कह रहा है, तो यहाँ से ये हट जाएगा 2। ओके, तो ये देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हुआ और 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस तरह के अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल हम लोग कहते हैं। अगर एक कार्बन से लिंक होता तो प्राइमरी, 2 कार्बन से लिंक है इसलिए सेकेंडरी, 3 कार्बन से होता तो टर्शियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक मारे थे पीछे वाला, बैक कीजिएगा जरा इसको, टिक मार दिए थे बच्चों, नहीं मारे थे, ये है सेकेंडरी अल्कोहल।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए C2H5OH। C2H5OH को हम इथेनॉल ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग कार्बन करके, ये है इथेनॉल बच्चों। इसका H2SO4 के साथ हीट करने के लिए कह रहा है, H2SO4 के साथ हीट 443 केल्विन कर रहे हैं। आप लोग को हम डिग्री सी में बताए हैं इसलिए थोड़ा सा याद नहीं हो रहा होगा कि 443 केल्विन में से आप 273 घटा लीजिए तो कितना आ जा रहा है, 170 डिग्री सी। तो आपको याद है बताए थे कि 160 से 170 डिग्री के बीच में अल्कोहल का H2SO4 से कराइएगा तो अल्कीन बनता है, और 140 डिग्री पर कराइएगा तो ईथर बनता है। तो डेफिनेटली अल्कीन बनेगा, वैसे ही बीटा एलिमिनेशन होगा, याद रखिएगा। अच्छा रिएक्शन है, ये एडजेसेंट हुआ, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, और अल्कीन बना दीजिए। ये जो 3 था इसको हम 2 कर दे रहे हैं, एक H को ऐसे दिखा दे रहे हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे, ये बॉन्ड यहाँ से, तो क्या बन गया जरा देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी फिर से इथीन का फॉर्मेशन हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये इथेनॉल है, अल्डिहाइड है बच्चों, अल्डिहाइड है, CH3CHO अल्डिहाइड है। ये नेसेंट हाइड्रोजन है, देखिए नेसेंट हाइड्रोजन, ये किसके लिए जिम्मेवार होता है, रिडक्शन के लिए। तो किस कहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन आता है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड में से, यानी ओवरऑल कह रहा है कि H2 का एडिशन हो रहा है। तो आप ही बताइए इथेनॉल का LiAlH4 से कहे या NaBH4 से कहे या और भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले ले, अल्डिहाइड का काम चला जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में, यानी 2 कार्बन का अल्डिहाइड था तो 2 कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। कैसे आप जानिए रहे हैं कि ये C डबल बॉन्ड OH है, ये पाई बॉन्ड टूटता है, एक H नीचे एक H ऊपर, तो यहाँ से देखो CH2 और यहाँ से OH बैठ गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं टिक किए, बैक कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर कौन चला गया, ऑप्शन नंबर चला गया आपका इथेनॉल है ना, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको महबूब सर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है ये, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो देखिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल में कौन कौन काम करता है, ये आपका लिक्वेशन करता है ना। लिक्वेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, लिक्वेशन में हम लोग एसएन और पीबी को रिफाइनिंग करते हैं, एसएन और पीबी को, ठीक है। तो ये रिफाइनिंग करने का प्रोसेस है लिक्वेशन। पोलिंग भी रिफाइनिंग करने का प्रोसेस है, इसे हम लोग कॉपर का रिफाइनिंग करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस भी रिफाइनिंग करने का प्रोसेस है, इससे भी कॉपर का रिफाइनिंग करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ये तीनों तो रिफाइनिंग करने का मेटल हो, मतलब रिफाइनिंग करने का प्रोसेस हुआ। इलेक्ट्रोलिसिस से हम रिफाइनिंग करते हैं, पोलिंग से भी रिफाइनिंग करते हैं, लिक्वेशन से भी रिफाइनिंग करते हैं, लेकिन स्मेल्टिंग आपका काम करता है। ऑप्शन नंबर नोट पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट कौन होगा, बी होगा। स्मेल्टिंग से हम लोग रिडक्शन कराते हैं ना, स्मेल्टिंग से हम लोग जो ओर को ऑक्सीडेशन करा करके फिर से रिडक्शन कराते हैं, तो स्मेल्टिंग इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ये बात ध्यान रखना है कि लिक्वेशन है, लिक्वेशन से हम लोग ये यूज करते हैं, एसएन और पीबी का रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको सभी बताए हैं बाबू, और अनस्टेबल न्यूक्लियाई जितने भी हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो किस ऑर्डर को फॉलो करते हैं बाबू, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। याद होगा आपको पढ़ाए हैं कि जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कह दे या ऐसे कह दे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रट्टा मार लीजिए एकदम, हम आपको पूरा नोट्स में पढ़ाए थे, फार्मूला वगैरह भी दिए थे हाफ लाइफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए ये महबूब सर का सेक्शन है,
चलिए देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर। हाँ, डाईमैग्नेटिक नेचर में कौन होगा? तो डाईमैग्नेटिक का वही फंडा है आपका। अगर D10 हो जाए या तो D0 हो जाएगा तो डायमैग्नेटिक, और बाकी D1 से ले तक D9 तक अगर रहेगा तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, लिख देते हैं D1 से ले तक अगर D9 तक होगा तो ये आपका क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और D0 रहे टू D10 अगर रहे, सॉरी D0 एंड D10 ऐसे अगर रहेगा तो डायमैग्नेटिक होगा। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं कौन डायमैग्नेटिक होगा, कौन पैरामैग्नेटिक होगा। इसका कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसको डिलीट कर देते हैं। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D7 4s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। निकेल का 3D8 4s2, कॉपर का 3D10 4s1 और जिंक का होता है 3D10 4s2। ठीक है, अब देखिए तो क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ से निकाल दिए। निकेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से भी 2, इसमें भी 2। देखिए तो इसमें आपका क्या पूछ रहा है? डायमैग्नेटिक। D10 कौन बच गया? ये D7 पैरामैग्नेटिक, D8 पैरामैग्नेटिक, और अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन निकाले ना तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा D9। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 प्लस है ना, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है ना, तो आपका D9 बच गया। D9 भी आपका पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक पूछ रहा है तो जो D10 होगा वही आपका क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। मतलब ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट कौन हो जाएगा? D हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट आर, बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट को, और एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ऐसे भी पूछ सकता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होगा? तो हम लोग का आंसर मारते हैं, अगर इनर ट्रांजिशन पूछता है तो एफ ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए तो देखिएगा, ये ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है, देखिएगा कर रहा है केसिन। हाँ, ये भी क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। एक अल्कोहलिक नेचर, एक केसीएन के साथ, एक एजीसीएन के साथ। केसीएन ये आयोनिक नेचर में होता है, आयोनिक है, पोटेशियम है ना, तो ये आयोनिक होता है नेचर में, तो ये डायरेक्ट टूट जाएगा K+Cn-। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, याद है ना, साइनाइड 2 तरफ से बॉन्ड बना सकता है, साइनाइड 2 जगह से बॉन्ड बना सकता है, कि यहाँ से भी बना सकता है और एक यहाँ से भी बना सकता है, लेकिन ज़्यादा एक्टिव ये होता है निगेटिव चार्ज वाला। ये तभी अटैक करेगा जब ये तुरंत अवेलेबल ना हो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये खींचेगा तो यहाँ I- और यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा? Cn जाके यहाँ ऐड कर जाएगा सीधे, यानी A के जगह पर क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cn, यानी बन गया बच्चों इथाइल साइनाइड। लेकिन मेरा मन कहता है कि आपसे एग्जाम में वाला नहीं पूछेगा। पहले आंसर मार लेते हैं, ओके, तो पहले आंसर मार लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बढ़े। हाँ, तो दूसरा क्या हो सकता है, ये पहले ऑप्शन मार लीजिए, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या होता है बच्चों, ये CH3, ये CH2 और ये I है, इसका रिएक्शन बच्चों AgCN से अगर करा देते हैं, और इसका भी नेचर ब्रैकेट में अल्कोहलिक, यहाँ अल्कोहलिक और एक्वस से कोई मतलब नहीं है, नहीं, यहाँ KCN और AgCN, वो अल्कोहलिक KOH एक्वस KOH वाला बताए, और एक अल्कोहलिक KCN और अल्कोहलिक AgCN। इसमें क्या होता है बच्चों, ये कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर ज्यादा होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण ये नाइट्रोजन का लॉन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और ये बाहर निकल जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CH3 CH2 क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, N के थ्रू बॉन्ड बनेगा तो NC, और इसका नाम है इथाइल आइसोसाइनाइड। हमको लगता है कि सेट में ये दिया है लेकिन पूछेगा ये वाला, और अगर ऐसा होगा तो ऑप्शन नंबर ए
साइनाइड क्या होता है? तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ओ माय गॉड, एकदम आसान सा क्वेश्चन। प्रोपीन का हाइड्रेशन कराने के लिए करा। हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर लिख लिए अपने से, और चूंकि वाटर का एडिशन डायरेक्ट नहीं होता, H+ हम लिखते थे, यहाँ H2SO4 दिया हुआ है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है बच्चों। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल को फॉलो करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा जरा बताओ। पानी क्या क्या में टूटता है? तो H+ और OH- में। निगेटिव पार्ट वहां बैठेगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, पॉजिटिव पार्ट वहां बैठेगा जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यही ना मार्कोनी-कॉप्स रूल। निगेटिव पार्ट वहां, यहाँ देखो एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेरा? CH3 CH, यहाँ पर जाके OH बैठ जाएगा और यहाँ CH3। प्रोपेंटूओल, प्रोपेंटूओल कौन है इसमें से? प्रोपेंटूओल। मेरे को लगता है कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, देख लीजिए ये कौन सा रिएक्शन है। ये तो पहले फार्मूला गलत यहाँ लिखा हुआ, C6 है यहाँ मैं लिख देता हूँ C6H5CHO। मजेदार फिनाइल रिंग है और इसका NaOH से करा रहा है, NaOH से करा रहा है, तो बन जा रहा है क्या क्या प्रोडक्ट दे रहा है? C6H5COONA। अगर मेरा स्टूडेंट हो तो इस तरह के रिएक्शन को तो जम के बताए हैं। क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, बताओ जरा। एक मोलेक्यूल ऑक्सीडाइज कर रहा है और दूसरा मोलेक्यूल रिड्यूस कर रहा है। एक ऑक्सीडाइज कर रहा है और दूसरा रिड्यूस कर रहा है, और ऐसा रिएक्शन यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन यानी कैनिजारो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? कैनिजारो रिएक्शन। एक और चीज पकड़ने का, अगर प्रोडक्ट नहीं भी देता तो यहीं से पकड़ते। ये है एडजेसेंट, और फिनाइल में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो। अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो आंसर मारते एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऑप्शन क्या? कैनिजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? प्राइमरी एसिड अमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू एमीन। प्राइमरी एसिड अमाइड, ये तो बड़ा शानदार रिएक्शन है, आप लोग 2 चैप्टर में पढ़े हैं। आप लोग अल्डिहाइड कीटोन में भी इसको पढ़े थे, और एमीन तो इसका घर है, एमीन तो इसका घर ही है। इका में बदलने के लिए कह रहा है, RNH2 में बदलने के लिए कह रहा है। CO गायब हो जा रहा है बाबू, कार्बन कम कर दे रहा है बाबू, यानी ये कौन सा रिएजेंट करता है? Br2 + NaOH या Br2 + KOH। और इस रिएक्शन का नाम क्या था बच्चों? हॉफमैन, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। बहुत बनाए इथेनोइक से मिथेनोइक, इथेनामिन से मिथेनामिन, इसी तरीके से कार्बन कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the gas evolved when methylamine reacts with nitrous acid। मिथाइलएमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कर रहे हैं। ये भी हमसे पढ़े हो तो आपको डेफिनेटली 2 चैप्टर में मिला होगा। अगर टेम्परेचर मेंशन करना चाहो तो 0 से 5 डिग्री से। अब इसी के सामने एक और रिएक्शन, जब हम पढ़ाते हैं, जब ये कहीं मिलता है हमको, तो जबरदस्ती एक और मेहमान को घुसेड़ देते हैं। इस मेहमान को एनिलीन को। अगर इसका इसका अगर आप HNO2 और 0 से 5 डिग्री C पर कराते हैं, या कहीं कहीं Na2 + HCl भी लिखा मिलेगा, तो ये बेंजीन डाई, ये है एरोमेटिक एमीन, ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में बदलता है, ये ऐसे बनता है N2Cl। लेकिन यहाँ पर जब एलिफैटिक एमीन हो, एलिफैटिक एमीन हो, तो आपको पता है कि डाइएजोनियम सॉल्ट आइसोलेट नहीं होता, सीधे कहाँ में बदल जाता है? अरे बोलना, ऑफलाइन में ही बोलना, अल्कोहल मिल जाता है बच्चों। और यहाँ से चूंकि रास्ते में डाइजोनियम भी बनता है जो कि स्टेबल नहीं होता है, यानी कौन सा गैस निकला होगा? N2 गैस निकला होगा। एक चीज और बताना चाहते हैं कि यहाँ से एक्चुअली पहले ही ऐसे हुआ है,
CH3N2Cl ऐसे हुआ है, लेकिन ये आइसोलेट नहीं हो पाता है, तो गैस तो N2 ही निकलेगा ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। बेटा एक बात तो मान लो कि इसे जरूर क्वेश्चन आता है, 3 को हमेशा पूछता है, जब भी पूछेगा तो 3 पूछेगा, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। अब तीनों का फार्मूला एक ही होता है, C12H22C12H22O11। अब किसी का भी हाइड्रोलिसिस पूछे तो रट्टा मार ले रट्टा, काम आएगा। अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ये H3O+ वाटर के साथ H+ ले रहे हैं, अगर सुक्रोज का कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। फार्मूला लिख दें, C6H12O6। ओके बच्चों, अगर लैक्टोज का कहता है तो यहाँ पर ग्लूकोज, पहला तो ग्लूकोजे मिलता, सॉरी स्पेलिंग भूल रहा हूँ, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और अगर माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 मोलेकुल्स ऑफ ग्लूकोज। सर आपने गैलेक्टोज का फार्मूला नहीं बताया। इधर जितना भी कंपाउंड लिखे हैं, चाहे ग्लूकोज कहो चाहे गैलेक्टोज कहो, सबका फार्मूला यही है, C6H12O6। ओके, दो क्या याद कर लेना, स्टार्च का क्या होता है हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, सुक्रोज का ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, लैक्टोज का ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और इसका माल्टोज का ग्लूकोज, स्टार्च का अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और सेलुलोज का बीटा डी प्लस ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नहीं टिक किया, ऑप्शन टिक नहीं किया, हमसे सुक्रोज का पूछा था बच्चों, तो सुक्रोज का आंसर हो जाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। चलिए एक क्वेश्चन छूट गया है, 29 छूट गया था, तो इसका हाइब्रिडेशन नाइट्रोजन का पूछा है, तो क्या होता है CH3NH2, इसका हाइब्रिडेशन पूछा है। तो चलिए इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। नाइट्रोजन है, क्या हाइब्रिडेशन बराबर फार्मूला होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, यही ना होता है बच्चों। तो सीधा सी तरीका है, तो सिग्मा बॉन्ड जितना नाइट्रोजन से डायरेक्टली रूप से क्या है एटम अटैच में, तो 2 हाइड्रोजन अब एक इधर कार्बन, तो सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया, प्लस लॉन पेयर कैसे निकालते हैं, तो नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट में 5, अब 3 गो इंगेज है, तो बचा कितना 2, तो 2 क्या बचा 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो लॉन पेयर कितना 1, तो 3 अब 1 4, अब 4 के लिए sp3, यानी ऑप्शन आपका क्या सही हो गया सी, ये छूट गया था। चलिए 2 क्वेश्चन आगे बढ़िए, हाँ एक और बढ़िए, हाँ 33, ये तो हो गया है 33। जी हाँ बच्चों, मैं हूं खलनायक। देख लो क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। जी हाँ बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है किसके रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में। बच्चों ग्लाइकोजेन के रूप में, जब हम लोग बीमार होते हैं या फास्टिंग करते हैं तो हम लोग भोजन नहीं ना लेते हैं बाबू लोग, तो कैसे हमारे बॉडी को एनर्जी कैसे मिलता है, तो यही जो ग्लाइकोजेन स्टोर्ड होता है, कहाँ स्टोर्ड होता है बच्चों, ये कहाँ स्टोर्ड होता है, तो 3 जगह स्टोर्ड होता है, याद रखिएगा। कहाँ, तो सबसे ज्यादा मसल्स में, और उसके बाद लीवर में और ब्रेन में, ब्रेन में, सुने मसल्स, लीवर और ब्रेन में होता है, तो यही ग्लाइकोजेन है बाबू ह्यूमन बॉडी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ ड्रग व्हिच इज इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया समझ रहा है, मलेरिया के लिए हम 2 दवा आप लोगों को बताए थे, एक तो सामने दिख रहा है क्यूनीन,
या क्यूनिन, ऑप्शन नंबर बी सही है, मलेरिया में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। एक और बताए हैं, क्लोरोक्यून, क्यूनिन और क्लोरोक्यून। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 34 के बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। बैकेलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, बैकेलाइट किसका एग्जांपल है? बैकेलाइट का इलास्टोमर, फाइबर, बेटा सबसे तगड़ा वाला है, यानी थर्मोसेटिंग। यहाँ देखो पकड़ाया, थर्मोसेटिंग। अब देखो एग्जाम में थोड़ा सा नेक्स्ट चेंज करेगा कि बैकेलाइट वाला जैसा नाम कौन कौन है। बैकेलाइट ना पूछ के तुमसे पूछ सकता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, ये भी होता है थर्मोसेटिंग का। और कौन है, और कौन है? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन किसका एग्जांपल है? तो सब थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जांपल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग पॉलीमर। 35 और है क्वेश्चन, नेक्स्ट कीजिए। नहीं है तो बाबू टोटल क्वेश्चन 35 थे। आ जाइए महबूब सर, आ जाइए महबूब सर। तो ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, स्पीड करके ही देखिएगा, स्पीड करके देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे और महबूब सर का सेशन आपको मज़ा आया होगा। तो आप एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जब तक आपके पास वीडियो जाएगा उसके बाद 24 आवर के बाद लगभग आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा एग्ज़ाम में, कहीं कोई परेशानी नहीं होना है, कहीं कोई परेशानी नहीं रहेगा। और आप लोग हिम्मत के साथ कभी क्वेश्चन को हावी मत होने दीजिएगा, अपने आप पर आप क्वेश्चन पे हावी रहिएगा, बिल्कुल साफ साफ लिखिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं कब तक। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक।